जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टीचर्स लॉबी पे। टीचर्स लॉबी जिसमें डेली सीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कराने की कोशिश की जा रही है। 2018 अभी चल रहा है। अभी आपका कल हमने पेपर 2 कराया, पेपर 1 आज प्राथमिक स्तर की जो 2018 में 9 दिसंबर को पेपर हुए थे। ठीक है, 9 दिसंबर को जो पेपर हुए थे उसको हम आज कराने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप सभी का स्वागत है। जय हिंद एवरीवन। ठीक है, और जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। ठीक है, और आपकी प्रैक्टिस सेट से बहुत ज़रूरी है। सीटेट में हम बताते हैं कि सीटेट आप कितना भी क्वेश्चन पढ़ लो, कितना भी बुक पढ़ लो, बुक पढ़ के कुछ होने वाला नहीं है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, प्रीवियस ईयर सॉल्व नहीं करते हैं। ठीक है, अब विश्वास ना हो तो आप एग्ज़ाम में बैठेंगे, देखेंगे कि प्रैक्टिस सेट सीटेट में बहुत ही मस्ट है, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप बुक तो पढ़ लेते हो, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो एग्ज़ाम में देखोगे कि आपके हर एक क्वेश्चन बिल्कुल सेम दिख रहे हैं। जब हर एक क्वेश्चन सेम दिख रहे हैं तो उनको डिफरेंसेस का पता लगाने के लिए आपको प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने होते हैं। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले एक बार सभी को फिर से राम राम। एक बार वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर जरूर करेंगे। चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आनुवंशिकता हमारे माता पिता, बाबा दादी, नाना नानी से मिलता है आनुवंशिकता। अब वही पूछा है कि आनुवंशिकता और फिर पर्यावरण की भूमिका के बारे में क्या सत्य है। तो पढ़ते हैं। विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। कुछ पहलू दे रखा है तो कुछ, ठीक ना। आगे देखा जाए, हाँ, फिर सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से नहीं भैया। कभी भी जब हम सीखते हैं या फिर मॉडल प्रदर्शन करते हैं तो केवल और केवल जीन के द्वारा नहीं, पर्यावरण से भी प्रभावित होती है। अच्छी देखभाल, ठीक है, तो क्या होती है, पर्यावरण से भी प्रभावित होती है। तो आपका बी तो गलत हो गया। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकास को दूर कर सकता है, ऐसी बात भी नहीं है, क्योंकि भैया कुछ ऐसी बीमारी है जिसे वार्धनता होती है। हाँ, वरीयता आपकी क्या है, आनुवंशिक बीमारी है, जिसे हम कितना भी पौष्टिक आहार खा ले, अच्छा देखभाल कर ले, वो हम नहीं कर सकते। फिर यह पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ऐसा भी नहीं है। ठीक ना, ऐसा भी नहीं है। और एक चीज़ जानते चलेंगे कि देखिए, कभी भी कुछ ऐसे वर्ड आते हैं जो निगेटिव वर्ड होते हैं स्टेट के लिए। जहाँ भी आपको केवल, मात्र, भी, तो, कंपैरिजन, तुलना, ये सब मिले तो वहाँ पे आप जानिए कि सभी क्या हैं, आपकी एक निगेटिव ऑप्शन है। क्या है, एक निगेटिव ऑप्शन है। वहाँ पे आप लोग उसे भी गलत कर देंगे। तो आपका फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ए। अच्छा, कुछ जानते हैं। देखिए, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में अगर हम बात करें तो विकास के जो भी पहलू हैं, विकास के पहलू को आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों ही प्रभावित करते हैं। क्योंकि आनुवंशिकता हमें क्षमताएं देता है तो पर्यावरण उन क्षमताओं को विकसित करने के लिए उचित वातावरण प्रदान करता है। ठीक है, मतलब आनुवंशिकता हमें क्षमताएं दे रहा है, लेकिन पर्यावरण क्या कर रहा है, उन क्षमताओं को विकसित करने के लिए उचित वातावरण प्रदान कर रहा है। ठीक है, हाँ, तो चलिए हम जानते हैं कि आप लोग का सलूशन हो गया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। ठीक है, पियाजे के कौन सा कथन दिया है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता कि विकास गुणात्मक चरणों में होता है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, फिर निरंतर अभ्यास में अधिगम होता है, और बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं पियाजे ने कौन सा विकास दिया। तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, और इसी सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने बताया कि विकास कैसा होता है, विकास गुणात्मक चरणों में होता है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण उपयोग करते हैं, ये भी बताया उन्होंने। उन्होंने उन्होंने कहा कि बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। हाँ, उन्होंने बताया कि बच्चे का विकास प्रत्येक अवस्थाओं से होकर गुजरता है, और बच्चे के विकास को भाषा प्रभावित नहीं करती है। किसने कहा, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में कहा कि विकास गुणात्मक चरणों में होता है, विकास क्या होता है, क्रमिक होता है, विकास को भाषा प्रभावित नहीं करती है। बच्चे अपने पर्यावरण के प्रति क्रिया करते हैं, पर्यावरण के प्रति क्रिया करते हैं, और बच्चे अपने दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग भी करते हैं। इन्होंने किसने कहा, तो पियाजे ने कहा अपने संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में कहा। किसमें, संज्ञानात्मक सिद्धांत में कहा। ठीक है, संज्ञानात्मक सिद्धांत में कहा। लेकिन
आपसे बताना चाहेंगे कि एक सेकंड, आपसे बताना चाहिए निरंतरता अभ्यास से जो अधिगम होती है ना, निरंतर मतलब ऑप्शन नंबर सी, ये थार्नडाइक ने दिया। किसने दिया? थार्नडाइक ने दिया। ठीक है, किसने दिया? थार्नडाइक ने दिया कि निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। यह पियाजे सिद्धांत बिल्कुल नहीं है बच्चा, ये किसका है? ये थार्नडाइक के सिद्धांत का है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है। ठीक है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थार्नडाइक ने दिया था। तो पियाजे सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये पियाजे सिद्धांत में नहीं है। ये किसका है? थार्नडाइक का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? देखो, हमने बताया कि अभी पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास दिया, तो संज्ञानात्मक विकास में पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी हैं। 4 अवस्थाएं दी हैं, कौन कौन सी? इंद्रिय जानत कामक अवस्था, मोटर सेंसरी एज दे रखा है इन्होंने। फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दिया है जिसमें आपको ये है। तो इंद्र जानित गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष के लिए, 2 से 7 वर्ष के लिए इन्होंने दिया क्या? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा इन्होंने दिया 7 से 11 वर्ष के लिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और चौथा इन्होंने दिया 11 प्लस उम्र के लोगों के लिए अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। लेकिन इन्होंने कहा निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। ठीक है, हमें ये देखना है। तो भैया हम देखें जब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था लगभग 2 वर्ष की अवस्था से प्रारंभ होकर 7 वर्ष तक चलती है। हमने यहाँ पे बताया, देखो यहाँ पे बताया हमने कि जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष तक चलती है। और इस अवस्था में संकेत या प्रतीकात्मक विचारों का विकास तथा भाषा का प्रयोग प्रारंभ होता है। इसलिए प्रतीकात्मक विचारों का विकास पूर्व संक्रियात्मक गुण है, न कि सीमा है। ठीक है, गुण है न कि ये सीमा है। तो यहाँ पे प्रतीकात्मक विचार का विकास, क्योंकि जब 2 से 7 वर्ष का बालक होता है, जो पूर्व संक्रियात्मक विचार का मतलब पूर्व संक्रियात्मक के अंदर आता है, तो उसमें बालक को हम कुछ दिखा करके एक्सप्लेन करते हैं। जब हम ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल भी पढ़ाते हैं तो देखिए उसमें फोटो बने होते हैं। ठीक है, तो प्रतीकात्मक विचार का विकास। ठीक है, मतलब पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है, तो है प्रतीकात्मक विचार का विकास। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसके अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? भैया जब भी हम खेल कराते हैं बच्चों से, तो बच्चों में खेल के द्वारा समूह भावना का विकास होता है। किसका? समूह भावना का विकास होगा। ठीक है, लीडरशिप नेतृत्व की क्षमता का विकास होगा, डिसिप्लिन का विकास होगा। ठीक है, सहानुभूति का विकास होगा। किसका विकास होगा? सहानुभूति का विकास होगा। हाँ, लेकिन हमने पूछा है कि किसके अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो किसकी एक मतलब कोई गलत होगा और सब सही होंगे। तो भैया खेल, वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, बिल्कुल सही है। खेल के द्वारा उनके शरीर पर बैलेंस बनता है, यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, ये भी सही है। फिर वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए, ये भी तो सही है। लेकिन सी ये दे दिया है कि यह समय बिताने का एक सुखद तरीका, ऐसा नहीं है। खेल केवल समय बिताने के लिए, एंटरटेन के लिए नहीं है। खेल से हम बच्चों की बॉडी के बैलेंसिंग होती है, बच्चे अपने इंद्रियों को उत्तेजित करते हैं, उस पर कंट्रोलिंग करते हैं और नए नए स्किल सीखते हैं, कौशल सीखते हैं, और उन्हें कब उपयोग किया जाए इसके बारे में भी जानते हैं, टाइमिंग को भी सेट करते हैं। ठीक है, तो फोर्थ का सी आपका गलत है, इसलिए फोर्थ का सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखा जाए। ध्यान, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से, ठीक ना, कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? हम मतलब गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित कर रहा है। तब बाबू देखो, कभी भी गंभीर रूप से बच्चे सोचने के लिए आमंत्रित कौन करेगा? तो देखो, अगर देखा जाए बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करना, समस्या को विभिन्न तरीके से हल करने के लिए अपसारित चिंतन आवश्यक होता है। अपसारित चिंतन में किसी समस्या पर विविध तरीके से विचार किया जाता है। ठीक है, मतलब देखो 2 चिंतन होता है, एक अपसारी होता है, क्या होता है? एक अपसारी होता है, एक अपसारी होता है, और एक होता है अभिसारी। 2 चिंतन होती है, समझिएगा दोनों को। अपसारी चिंतन एक ऐसा चिंतन है जिसके माध्यम से हम किसी एक समस्या को अनेक तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मतलब कोई एक समस्या है, एक समस्या को हम अनेक तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभिसारी समस्या है जो है, अभिसारी चिंतन है, एक समस्या का मात्र एक हल है, एक समस्या का मात्र एक हल है। लेकिन यहाँ पे एक समस्या है तो अनेक हल हैं, तो अभिसारी, और एक समस्या केवल एक हल है तो अभिसारी चिंतन है। ठीक है, हम इसमें क्या आंसर हो जाएगा? 5 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, विभिन्न तरीकों से हम इसे हल कर सकते हैं।
ठीक है, मतलब पूछा है कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए मदद करेगा, तो जो ये दिया विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, मतलब कोई समस्या आपको दिया गया, अब उस पर अलग अलग तरीकों से बोला गया कि प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए मदद करेगा, तो विभिन्न तरीकों से उसे कह दिया गया आप लोग अलग अलग आंसर दीजिए, नहीं तो सभी बच्चे ग्रुप में है, ग्रुप में एक आंसर दे देंगे, लेकिन नहीं, सब लोग अलग अलग सोचिए, तो अब अलग अलग आंसर सोच के बताएंगे वो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है, ठीक है। अब प्रगतिशील शिक्षा के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, तो प्रगतिशील शिक्षा मतलब प्रोग्रेसिव एजुकेशन शिक्षार्थियों की सक्रिय सहभागिता के सिद्धांत पर आधारित होता है, ठीक है। मतलब प्रगतिशील शिक्षा कहता है कि बच्चे सहभागिता करें सक्रिय रूप से, एक्टिव रूप से, बच्चे जो है ना गौड़ न रहें, बच्चे मुख्य केंद्र में रहें और बच्चे पूरी एक्टिविटीज़ करें, तथा यह भी माना जाता है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करें। प्रोग्रेसिव एजुकेशन मानता है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करें, इसलिए प्रगतिशील शिक्षा करके सीखने पर बल देता है, परियोजना विधि पर बल देता है, सहयोग से सीखने तथा गतिविधि द्वारा सीखने पर बल देता है, ठीक है। तो भैया सिंपल से देखिए ना, करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना, ये सभी कहाँ मिल रहा है आपको ये में, तो प्रगतिशील शिक्षा किस पर डिपेंड करेगा, करके सीखने पर, परियोजना विधि पर और सहयोग से सीखने पर, और साथ ही में जो प्रगतिशील शिक्षा है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, सक्रिय सहभागिता पर बल देता है। अब आप बच्चे बताओ सक्रिय कब रहेंगे, जब हम उन्हें किताब पढ़ाएंगे तो क्या सक्रिय रहेंगे, नहीं, सक्रिय रहेंगे जब करके सीखना, जब अपने खुद से करके सीख रहे हैं, प्लांटेशन हम सिखा रहे हैं उन्हें, हाँ, परियोजना विधि जब हम उन्हें कोई प्रोजेक्ट दे रहे हैं सहयोग से, तब वो सीख रहे हैं, ठीक ना। तो ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है। हाँ, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है। अब देखो प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात कर रहा है, तो पढ़ोगे ऑप्शन, स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। स्कूल की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीख सकते हैं। स्कूल में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे और जीवन सच्चा शिक्षक है। जीवन क्या है, सच्चा शिक्षक है। तो भैया प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात कर रहा है, हमने फिर से बता रहे हैं कि शिक्षा स्वयं ही एक जीवन है। क्या है, शिक्षा स्वयं ही एक जीवन है, अर्थात शिक्षा मनुष्य को जीवन जीने की कला सिखाती है। हम एजुकेशन के माध्यम से जीवन जीने की कला सीखते हैं, इसलिए प्रगतिशील शिक्षा जो है ना, प्रगतिशील शिक्षा के संबंध में कहा जा सकता है कि स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे, ताकि विद्यार्थी सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया में समायोजन और आत्मसातन कर सके। क्या करे, आत्मसातन कर सके, ठीक है। तो भैया आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि प्रगतिशील शिक्षा के बारे में कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है। तो भैया स्कूलों में जो शिक्षा है सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे, ऐसा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। देखिए कोहलबर्ग के सिद्धांत की अगर बात करें तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। किसका सिद्धांत दिया, नैतिक विकास सिद्धांत दिया। अंतर्दृष्टि या सोच का सिद्धांत दिया इन्होंने, नैतिक परिपक्वता के बारे में बताया इन्होंने। हाँ, तो कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। हम ऑप्शन अगर पढ़ा जाए तो पहला ऑप्शन, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। फिर इन सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। अब अगर बात करें हम इनके बारे में तो सिद्धांत, नैतिक विकास के सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। अर्थात अगर देखा जाए नैतिक विकास के तीनों स्तर तथा सातों सोपाने क्रमशः नैतिक निर्णय लेने की बढ़ती योग्यता तथा दृष्टिकोणों की बढ़ती व्यापकता और अमूर्तता को इंगित करता है। इन्हें आपको जानते होंगे, पूर्व परंपरागत स्तर। पूर्व परंपरागत स्तर में बालक क्या होते हैं, आत्म केंद्रित होते हैं, ठीक है। वो स्वयं के हित की बात करते हैं, केवल उन्हें खाना मिले, उन्हें पानी मिले, रोना चालू कर देंगे। हाँ, तो स्वयं के हित की बात करते हैं। लेकिन एक आता है उत्तर परंपरागत स्तर, इस पर बालक वाह केंद्रित हो जाते हैं,
वे निष्पक्ष भाव से नैतिक व्यवहार करते हैं, बूढ़ों का सेवा करेंगे, रोड पार करा देंगे देखेंगे तो, ठीक है। तो ये उत्तर परंपरागत स्तर में आता है। तो भैया सही आंसर क्या हो जाएगा, संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखा जाए, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। बात कर रहा है किसका, ZDP का, ठीक है, ZPD का। हाँ, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको क्या बोला गया है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इसका नाम है, ठीक है, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र। तो अगर बात करें ZPD के बारे में, ठीक है, तो ZPD है क्या, ZPD में बच्चे सहयोग के सही उत्तर के साथ साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो बच्चा जो भी कर रहा है तथा जो करने की क्षमता रखता है कि बीच के क्षेत्र को निकटवर्ती विकास का क्षेत्र कहा जाता है। मान लीजिए बच्चा पढ़ाई कर रहा है, हाँ, और वो टॉप करने की क्षमता रखता है, तो पढ़ाई करना और टॉप करने के बीच के क्षेत्र को हम लोग क्या करते हैं, ZPD बोलते हैं, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र बोलते हैं। इसमें देखा जाए ऑप्शन में, तो उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है, नहीं, फिर उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, नहीं, एक संदर्भ में जिसको बच्चे सहयोग के सही उत्तर के साथ साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, तो बच्चा ZPD बच्चा स्वयं भी करता है, ठीक है, और सीखने के बंदे को जब सहयोग वापस दिया जाता है, नहीं बच्चा। इसमें आपका क्या हो जाएगा, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही उत्तर के साथ साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व एक उभयलिंगी व्यक्तित्व के बारे में आपसे पूछा है, चलिए इसको देखते हैं। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व स्त्री लक्षणों वाले पुरुष को संदर्भित करता है। व्यक्तित्व में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का संयोजन होता है, में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत होती है, या फिर समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। तो 10th में अगर देखा जाए हम लोग, 10th में अगर देखें तो भैया जो एक उभयलिंगी व्यक्तित्व होते हैं ना, आमतौर पर भैया क्या होते हैं, मर्दाना और स्त्री गुणों का संयोजन तो होता है। आप लोग भी जानते हैं, जैसे आपके वो जो कुछ आपके वहाँ प्रोग्राम वगैरह होता है तो सब आते हैं, गाना वगैरह गाती हैं, हाँ, ट्रांसजेंडर बोलते हैं जिसे शायद। तो उभयलिंगी जो व्यक्तित्व होता है आमतौर पर मर्दाना और स्त्री गुणों का संयोजन माना था। इसमें मर्दों का और स्त्रियों का दोनों का जो गुण है वो को दिखने को मिलता है, इसलिए उसे हम उभयलिंगी व्यक्तित्व कहते हैं। क्या बोलते हैं, उभयलिंगी व्यक्तित्व कहते हैं, ठीक ना। चलो आगे बढ़ जाए, इसमें तो कुछ है नहीं। अगला क्वेश्चन है, बच्चे मीडिया, समाजीकरण, संस्कृति, ट्यूशन को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं, ठीक है। हाँ भैया, तो इसमें सिंपल से दिख रहा है तुम्हें क्या, बच्चे ट्यूशन को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं, ठीक है। मतलब लिंग भूमिकाएं सामाजिक अंत्यक्रिया द्वारा निर्मित होती हैं, जिसमें मीडिया, समाजीकरण, संस्कृति, समुदाय, परिवार, हाँ, इस सभी के सभी सहायता प्रदान करते हैं। तो भैया इसमें ट्यूशन नहीं होगा, ट्यूशन को छोड़कर सभी के सभी क्या करती हैं, लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं, ठीक है। मीडिया हो गया, समाजीकरण हो गया, फिर संस्कृति हो गई। अगला क्वेश्चन है, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि, मानकीकृत परीक्षणों में से एक यह है कि, तो भैया मानकीकृत परीक्षण की बात पर है, हाँ, तो आलोचनाओं की, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचना के बारे में पूछा है, तो वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। उनकी भाषा को समझना मुश्किल है, परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किया सकते हैं, वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। तो जब भैया मानकीकृत परीक्षण होता है तो क्षमता का स्पष्ट तस्वीर दे रहे हैं, परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं कर सकते हैं, उनकी भाषा समझना मुश्किल है, तीनों के तीनों गलत हो जाएंगे। उन जब मानकीकृत परीक्षणों की आलोचना की जाती है तो वो क्या होती हैं, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए क्या होते हैं, वो पक्षपाती होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, पक्षपाती होते हैं। भैया ऐसी परीक्षण त्रुटियों को स्थिर त्रुटियां या फिर परीक्षण में संबंधित त्रुटियां भी कहा जाता है, ठीक है। चलो आगे देखा जाए, एक सेकंड, हाँ चलिए ठीक। भैया एक से अधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहते हैं कि, एकाधिक मतलब एक से अधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, पेपर पेन से परीक्षण सहायक नहीं है, प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। देखिए बुद्धि के सिद्धांत बहुत से हैं, एक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, तो टर्मन स्टर्न ने दिया। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया, ठीक है। उसके बाद द्विआयामी त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत भी आता है, गिलफोर्ड वगैरह ने दिया जिसको,
ठीक है, जेपी गिलफोर्ड ने। तो बुद्धि के बहुत सिद्धांत दिए गए हैं, ठीक है। या ऐसे मतलब कि अगर बात करें हार्वर्ड गार्डनर की बात करें तो हार्वर्ड गार्डनर ने कहा कि बुद्धि का स्वरूप एकांकी ना होकर बहुप्रकारी होता है। हाँ, मतलब एक बुद्धि नहीं होती है, बुद्धि कई प्रकार की होती है, हार्वर्ड गार्डनर कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हार्वर्ड गार्डनर ने करीब करीब 8 या 7 प्रकार की बुद्धियों के बारे में बताया है। हाँ, और प्रत्येक बुद्धि जो होती है क्रियाशील होने के ढंग अलग अलग होते हैं, उसके अलग अलग टाइम पे एक्टिव होती है वो, ठीक है। तो भाई बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, मतलब एक से अधिक बुद्धिमानी सिद्धांत यही है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, ठीक है। इसमें बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकता है। ना सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन, सीखने के मूल्यांकन, सीखने के लिए मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकता है बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में, बच्चे की सीखने की ज़रूरतों को जानने में, तदनुसार शिक्षण रणनीति को चयन करने में, आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में, बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। तो भैया इसमें सिंपल से क्या हो जाता है कि सीखने के लिए मूल्यांकन बच्चे की प्रगति तथा सीखने का मूल्यांकन उपलब्धि स्तर को दर्शाता है। हाँ भैया, जब कोई चीज़ सीखने के लिए आप करेंगे तो प्रगति को दिखाएगा, प्रोग्रेस को दिखाएगा, लेकिन सीखने का मूल्यांकन उसके रिजल्ट को दिखाएगा, उपलब्धि स्तर को दिखाता है, दर्शाता है। सीखने के लिए मूल्यांकन का प्रयोग नवीन ज्ञान देने से पहले किया जाता है। हाँ भैया, जब भी हम कुछ नया चीज़ सिखाने जाते हैं तो उसको पूर्व ज्ञान को हम पता लगा लेते हैं, तो सीखने के लिए मूल्यांकन होता है। हाँ भाई, हम कुछ भी सिखाने जा रहे हैं बच्चे को तो हम पहले उसके बारे में पता कर ले कि बच्चे उसको चीज़ को जानता है कि नहीं जानता है। हाँ, हमने पर्यावरण के बारे में बताया या फिर भाषा के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं या फिर मैं आपको मल्टीप्लाई एडिशन जानते हैं, तो हम पहले देखें तो बच्चा नंबर जानता है नहीं जानता है, 1 2 3 जानता है नहीं जानता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन जानता है नहीं जानता है। तो हम पहले जब सीखने के लिए मूल्यांकन कर रहे हैं ना, ये सब पूर्व ज्ञान की जानकारी ले रहे हैं। एक होता है सीखने का मूल्यांकन, जो सीखने का मूल्यांकन में क्या सीखा है बच्चे ने अभी तक। हमने मल्टीप्लाई सीखा, उसके बाद हमने एग्जाम ले लिया तो हमें पता चला कि वहाँ पे हम मल्टीप्लाई से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, तो वो सीखने का मूल्यांकन हो गया। क्या हो गया? सीखने का मूल्यांकन। और सीखने का मूल्यांकन कब होता है? शिक्षण के बाद, पढ़ाने के बाद। और सीखने के लिए मूल्यांकन पहले होता है। तो आपका सही आंसर क्या होता है? तो बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने के लिए कहा जाता है बच्चे की सीखने की जरूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षा रणनीति का चयन करने में। तो भैया आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका 14 का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 14 का बी इज द राइट आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है आपका, दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। देखिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है? सतत मतलब होता है लगातार, कंटिन्यू जो आपके मूल्यांकन होते हैं उसे सतत मूल्यांकन कहते हैं, ठीक है। वही आपका सतत मूल्यांकन होता है। तो देखिए, मूल्यांकन संबंधित नहीं है, यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमानी के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होती है। तो देखो, एक प्रकार से निगेटिव ऑप्शन भी हो गया, तो निगेटिव ऑप्शन होना तो यहीं पे गलत हो गया ये भैया। सतत मूल्यांकन धीमे थोड़ी ना होता है, खराब थोड़ी ना होता है, ठीक है। तो भैया सतत मूल्यांकन क्या है? भारत के शिक्षा के अधिकार नियम द्वारा अनिवार्य किया गया है, ठीक, ये भी सही है। यह शिक्षा अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, ये भी सही है। भाई जब भी शिक्षा अधिगम प्रक्रिया होती है तो उसमें सतत मूल्यांकन होता रहता है। जब विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि प्रकृति है, ये भी सही है, ठीक है। लेकिन डी आपका सही नहीं है क्योंकि पूछा नहीं है, तो नहीं कौन सा है? डी आपका सही नहीं है, ठीक है। तो सतत मूल्यांकन जो है ना, एक अभिन्न अंग है शिक्षा अधिगम प्रक्रिया का, इसे कंटिन्यू सतत हमेशा लगातार किया जाता है, ठीक है। सहशैक्षिक गतिविधि का मूल्यांकन भी करता है, ये सभी करता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखा जाए। यह बच्चों में प्रतिभाशीलता के कारण हो सकती है, प्रतिभाशीलता के कारण हो सकती है और मानसिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। भाई प्रतिभाशील बच्चे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अनुवांशिकता और वातावरण के बीच उनकी एक बहुत ही अच्छी कॉम्बिनेशन हो रही है, इंट्रैक्शन हो रहा है, इस वजह से अंतःक्रिया हो रही है तब। या फिर उनके माता पिता बहुत सफल हैं इसलिए प्रतिभाशील हो गया है, या फिर एक अनुशासित दिनचर्या है उसने बना रखा है, अपना डिसिप्लिन अनुचर्या है कि इतने 4 बजे उठ जाना है, 5 बजे पढ़ना चालू कर देना है, मतलब एक अपना दिनचर्या बना रखा है। या फिर एक संसाधन समृद्ध वातावरण, या फिर एक ऐसा वातावरण उसे दिया गया, उसके माता पिता सफल नहीं है लेकिन मान लीजिए उसके माता पिता बहुत क्या हैं, बहुत बड़े पैसे वाले हैं, ठीक है। और इसकी वजह से उसने पूरा समृद्ध वातावरण दे दिया है, पढ़ने के लिए एसी लगा दिया, सोफ़ा लगा दिया, मेज लगा दिया, हाँ, ब्लोअर लगा दिए, सब लगा दिए हैं। तो ऐसा नहीं है, बच्चों में प्रतिभाशीलता अनुवांशिक और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया से होता है, ठीक है। वे बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं जिनको अनुवांशिकता प्रगतिशील पूंजी देती है और वातावरण पूंजी को निवेश करने के लिए उचित परिस्थिति का निर्माण करता है।
ठीक है, मतलब अनुवांशिकता, उनकी जो माता पिता हैं वो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं या फिर बड़े बड़े प्रोफेसर रहे हैं, ठीक है, तो उनकी अनुवंशिकता, उनके जेनेटिक गुण उनके अंदर आए, उसके तो वातावरण मिल गया, वातावरण ने उस गुण को, उस क्षमता को विकास कर दिया, ठीक है, तो उसी लिए बच्चे क्या होते हैं, प्रतिभाशील हो जाते हैं, ठीक है। तो आपका 16 का क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन है आपका, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो, ठीक है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है, उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्य धारा की भाषा सीख सके, या बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है, ठीक है। तो भैया सामाजिक आर्थिक रूप से जो वंचित पृष्ठभूमि से बालक आ रहे हैं, कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है कि उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व दिया जाए तथा उनका उपयोग किया जाए, ठीक है, भले से वो सामाजिक रूप से पिछड़े बालक हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े बालक हैं, ठीक है, सांस्कृतिक रूप से पिछड़े बालक हैं, लेकिन हमें कक्षा का माहौल ऐसा बना देना है कि उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व दिया जाए। भाई आदिवासी है, ट्राइबल है, उनकी अलग भाषा है, भोजपुरी बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, तो क्या हुआ, अंग्रेजी स्कूल है भैया, उनकी भाषाओं को उपयोग लिया जाए, उनको एक संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाए, ठीक है, ठीक है, ठीक। तो भैया ये जो हो रहा है ना, कौन सी शिक्षा हो रही है, किसकी बात कर रहा है, ये समावेशी शिक्षा की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, समावेशी शिक्षा की बात कर रहा है ये, ठीक है, समावेशी शिक्षा की बात कर रहा है ये। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कक्षा में सृजनात्मकता और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है, ठीक है। भैया सृजनात्मक बच्चे जो होते हैं आपके कैसे होते हैं, क्रिएटिव माइंड होते हैं, समस्या का समाधान एक से अधिक करते हैं, एक से अधिक हल होता है उनके पास समस्या के समाधान के लिए। तो प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशक तरीकों के उपयोग पर, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर, या उन्हें अन्य अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी होने पर। तो अगला क्वेश्चन देखा, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, सॉरी, आंसर देखा जाए इसका क्या हो जाएगा भैया, सिंपल सा दिख रहा है मुझे, जो प्रतिभाशाली बालक हैं, ठीक है, जो प्रतिभाशाली बालक हैं, सृजनात्मक बालक हैं, उन बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर निर्भर करता है, ठीक है, मतलब सिंपल से दिख रहा है मुझे, ए आंसर हो जाएगा, क्योंकि शिक्षक प्रतिभाशाली बच्चों के लिए शिक्षण की मानसिक उद्वेलन तकनीकी का प्रयोग करता है, साथ ही उनके लिए नियमित पाठ्यक्रम के अतिरिक्त अन्य विस्तृत सह शैक्षिक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करता है। भाई कुछ अलग कार्यक्रम, डिबेट कार्यक्रम करा दिया, सेमिनार करा दिया जाता है, हाँ, प्रतियोगिताएं करा दी जाती हैं, ये सभी चीज़ें होती हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए, यह अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है। हाँ, वजह कि बहुत ही सेंसिटिव बालक है, अब सेंसिटिव बालक को सिखाने में मदद करने के लिए हम कौन सा तरीका का प्रयोग नहीं करेंगे। देखो जहाँ भी नेगेटिव ऑप्शन मिलेगा हम वही कट कर देंगे। देखो, एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना, मतलब जो भी आपका विषय वस्तु पढ़ाने जा रहे हैं, जो भी आपकी टॉपिक है, जो भी आपका कार्य है, वर्क है, उसको छोटे छोटे खंडों में तोड़ के उसे सिखाया जाए। अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश की जाए, उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधियों का समावेश किया जाए, और बेचैन होने पर उन्हें अक्सर फटकार लगाना। तो जहाँ पे निगेटिव ऑप्शन मिले उसे आप कट कर दीजिए, वही आपका निगेटिव ऑप्शन आपका सही हो जाता है, ठीक है। उन्हें भी फटकार लगाना, डांट लगाना है, तो निगेटिव ऑप्शन ही मिलते हैं भैया आप। तो जहाँ भी आपको निगेटिव ऑप्शन मिले जान लीजिए आपका वही आंसर है, ठीक ना। डांट लगाना, केवल, मात्र, डांटना, फटकारना, दंड देना, ठीक है, सजा देना, बेंच पे खड़ा कर देना, ये सभी क्या यहाँ पे निगेटिव ऑप्शन है। चलो अगला देखते हैं हम लोग। ये अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो विकलांग है, सृजनात्मक है, डिस्लेक्सिया है, यहाँ पे प्रत्यास्थी हैं, ठीक है। भैया जब हमने देखा कि जो बच्चे किसी एक समस्या को अलग अलग पैटर्न से सॉल्व करते हैं, अलग अलग तरीक़ों से सॉल्व करते हैं, तो सभी बालक क्या होते हैं, सृजनात्मक होते हैं। क्या होते हैं, सृजनात्मक होते हैं, ठीक है। हाँ, अलग अलग सोच वाले, अलग अलग समस्याओं का अलग अलग तरीके से समाधान करने वाले बच्चों की पहचान क्या है, कि वह सृजनात्मक हैं। क्या है, सृजनात्मक हैं। हाँ, वो कौन सा चिंतन करते हैं, वो अपसारी चिंतन करते हैं। कौन सा चिंतन करते हैं,
अपसारी चिंतन कर रहे हैं वो। ठीक है, चलो आगे देखा जाए। डिसलेक्सिया क्या होती है? देखिए डिसलेक्सिया होती है पठन विकार होता है, जो पढ़ने में संबंधित विकार होती है, समस्या होती है किसी बच्चे को, तो डिसलेक्सिया उसे होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीकों का निर्माण नहीं कर सकता? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का निर्माण नहीं कर सकता? चलो देखते हैं इसे, अच्छे तरीके से पढ़िएगा आप लोग। तो आप जानते हैं कि किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपने विचार प्रक्रियाओं चर्चा करना, कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदारी रहना, सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसे शब्दावली का प्रयोग करना, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। तो भैया जब शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता है कौन सा, तो इसमें सिंपल से क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। ठीक है ठीक है, तो अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न का अर्थ होता है निश्चित उत्तरों वाले प्रश्न। अब जब निश्चित उत्तर वाले प्रश्न होगा तो कहाँ अनेक हल होंगे भैया? उसमें पूछा है समस्या हल करने के तरीके का वर्णन, अभिसरण मतलब निश्चित उत्तर, निश्चित। अब निश्चित उत्तर है तो भैया कहाँ से उसका वो बता पाएगा? एक ही उत्तर उसका कंफर्म है जब। अब निश्चित उत्तर वाले प्रश्न क्या करते हैं? निश्चित उत्तर वाले प्रश्न बच्चों की स्मृति और पहचान पर आधारित होती है, न कि उनके विभिन्न तरीकों से चिंतन करने पर आधारित होती है। ठीक है, सृजनात्मक बच्चे विभिन्न तरीकों से सॉल्व करते हैं, लेकिन जब उत्तर निश्चित होगा तो ऐसे अभिसरण उत्तर होंगे। हाँ, तो विभिन्न तरीकों से चिंतन करने पर आधारित नहीं होती है ये। ठीक है, बच्चों को चिंतन हेतु प्रेरित करने के लिए अब सारे उत्तर चाहिए, मुक्त उत्तर चाहिए, निबंध वाले क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, आगे देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? अभी संवेग क्या होता है? अगर हम बात करें संवेग, तो संवेग व्यक्ति के आंतरिक भावों के अचानक तीव्र होने तथा विवेक प्रक्रिया का नियंत्रण से मुक्त व्यवहार के परिलक्षित होने की स्थिति को अभिव्यक्त करता है। अगर बात करें मैकडूगल नाम के मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा कि मैकडूगल नामक मनोवैज्ञानिक ने कहा कि संवेग पूरे कितने होते हैं? संवेग पूरे 14 होते हैं। कितने होते हैं? 14 होते हैं। कितने होते हैं? 14। इसमें आपका डर हो गया, क्रोध हो गया, ठीक है, डर हो गया, क्रोध हो गया, घृणा हो गया, वात्सल्य हो गया, मतलब जितना रस पढ़ते हो रस, यही सब चीज़ें हैं। करुणा हो गया, ठीक है, करुणा हो गया आपका, भूख हो गई, प्यास हो गई, ये सभी के सभी चीज़ें क्या हैं आपकी? हाँ, आमोद हो गया, आमोद हो गया आपका। ठीक है, आमोद हो गया आपका, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, करुणा, कामुक, कृत्यभाव, आमोद, आत्माभिमान, एकाकीपन, भूख, अधिकार, ये सभी के सभी क्या आपके संवेग हैं। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक संवेग कौन सा है भैया? डर जो है ना एक संवेग है। क्या है? डर आपका जो है एक संवेग है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखा जाए, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। ठीक है, 3 साल का एक बच्चा है, वो कह रहा है कि एक दूध बूथ है कोई, जहाँ पे मशीन द्वारा दूध का उत्पादन हो रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण कर रहा है? तो बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित ज्ञान है, मतलब बच्चे को इसमें पता चल रहा है कि भाई दूध मशीन से बन रहा है, तो इसका मतलब वो जान रहा है कि बहुत सीमित ज्ञान है, बहुत डिटेल नहीं जान रहा है। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। भाई बच्चे ने जवाब जो दिया, मम्मी गया, मम्मी ने बोला बापू दूध लेके आओ, तो मशीन पे गया, मशीन लेके चला, मशीन से दूध लेके आया, तो उसका जो अनुभव हुआ वो दूध मशीन से दूध जो जहाँ से दूध खरीदा वहाँ से आधारित हो गया। बच्चे ने गाय को कभी नहीं देखा है, ऐसा कह सकते हैं। या बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता है। तो भैया उसने जो कहा कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन हो रहा है, तो वो ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो दूध जहाँ से खरीद रहा है ना, उसके एक्सपीरियंस के आधार पर वो बोल रहा है, उसके अनुभव के आधार पर बोल रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है, कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। चलो ठीक है, अच्छा लग रहा है क्वेश्चन। ऑप्शन, एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यपुस्तक का पालन करना चाहिए, पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है,
आराम के लिए जगह बनाना, तो भैया देखिए जहाँ पे आप आराम कर रहे हैं ना, ये तो गलत ऑप्शन हो गया। ठीक है, क्या हो जाता है वो आपके गलत आंसर हो जाते हैं। हम्म तो आपको देखिए, सॉरी सॉरी, एक सेकंड। आराम के लिए जगह बनाना जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं, तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि हमने सोचा केवल टीचर स्टाफ रूम उनकी बात कर रहा नहीं। तो ये ऐसा जगह बनाने के लिए कह रहे हैं शिक्षक जहाँ बच्चे आपस में संवाद कर सके, हाँ, डिबेट कर सके, बातचीत कर सके, पूछताछ के माध्यम से सीखे, तो भैया ये तो सही हो गया। ठीक है, हाँ, ये गलत होगा। निर्धारित पाठ्य पुस्तक से नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि बार बार सिलेबस बदलते रहते हैं, पाठ्य पुस्तक बदलती रहती है, हाँ, तो निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं होगा। अनुशासन बनाए रखना केवल महत्वपूर्ण नहीं है, और समय पर पूरा करना या दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना, नहीं, आपका क्या होगा, ऐसी जगह बनाया जाए जहाँ बच्चे आपस में पूछताछ कर सके, संवाद कर सके, क्योंकि कहा जाता है कि सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है सीखने का, करके सीखना होता है। लर्निंग बाय डूइंग आपका सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है सीखने का। ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? तो वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो, ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। भैया जब हम सामग्री जो रखे हैं क्लास में बच्चों के लिए रखे हैं, तो बच्चों की पहुंच से परे होगा, तो सही क्या होगा? नहीं सही होगा, वहाँ पे बिल्कुल नहीं सही होगा। ठीक है, तो बच्चों की पहुंच में होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो, हाँ, खुली गतिविधि हो, और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली शेल्फ में रखी हो, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके, तो ये तो मुझे सही लग रहा है। भैया ऐसी लाइब्रेरी होना चाहिए, हाँ, ऐसा पुस्तकालय होना चाहिए। ठीक है, ऐसी लाइब्रेरी होनी चाहिए, ऐसी पुस्तकालय होना चाहिए, ऐसी गतिविधि हो जो खुला हो, जिसपे बच्चे जब चाहें तब किताबों को पढ़ सकें। फिर अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा, जहाँ सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाए, नहीं भैया, एक बार नहीं। फिर पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा, नहीं। तो सिंपल से क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर होगा। ऐसी गतिविधि वाले, ऐसे लाइब्रेरी ऐसे होना चाहिए जो खुला हो, हाँ, जो दिन में किसी भी समय प्राप्त कर सके बच्चे, ऐसी जो लाइब्रेरी होती है समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्यपुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ठीक है, पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। देखा जाए अगर हम लोग इसमें आंसर, तो वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक हैं। वे एक राष्ट्र या राज्य के अधिगम में एकरूपता बनाए रखते हैं। वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन करते हैं। देखिए यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि भैया माता पिता और शिक्षकों को मार्गदर्शन नहीं करना है, बच्चों को करना है। ठीक, वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। संसाधन रहित हो गया, ये भी गलत हो गया, नेगेटिव ऑप्शन हो गया एक प्रकार से। तो भैया कक्षा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री के रूप में होती है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पाठ्य पुस्तकें जो हैं शिक्षकों और छात्रों का मार्गदर्शन करती हैं, रास्ता दिखाती हैं। पाठ्य पुस्तक एक सुव्यवस्थित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रोत्साहित भी करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005, मतलब बात कर रहा है किसकी? एनसीएफ 2005 की बात कर रहा है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की बात कर रहा है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ मानवतावाद से प्राप्त की, व्यवहारवाद से, रचनावाद से, फिर संज्ञानात्मक सिद्धांत से। तो इसने अपनी जो समझ विकसित की रचनावाद से प्राप्त की, कहाँ से? रचनावाद से। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यह निर्देशित करती है कि पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकें शिक्षक को इस बात के लिए सक्षम बनाए कि वे बच्चों की प्रकृति और वातावरण के अनुरूप कक्षाई अन्वेषण आयोजित करे, ताकि सारे बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करें। ठीक है, मतलब कंस्ट्रक्टिव माइंड, बच्चे खुद से अपना, हाँ, जो एनसीएफ है वो कंस्ट्रक्टिव माइंड की बात करता है, ठीक है, जिसमें बच्चे खुद से अपने ज्ञान का निर्माण करें, ऐसी कक्षा का वातावरण तैयार किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सही कर लेते हैं इसको क्वेश्चन तो एक बार। देख, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है, मतलब बच्चे किस प्रकार से प्रेरित होंगे कक्षा में? वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं तब प्रेरित होंगे। वे कक्षा में डिसिप्लिन तब। वे प्रेजेंटेशन दे एकदम टाइमली से स्कूल आए तब। वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। बिल्कुल सही है भैया, बच्चा पढ़ने आता है, तो बच्चा पढ़ने आता है, जब वो कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो वहाँ पे आप समझ सकते हैं कि बच्चा प्रेरित है।
बच्चा क्या है वहाँ पे, प्रेरित है। हाँ, इस देखिए, एक कुशल शिक्षक ऐसे सहज शिक्षण अधिगम परिस्थिति का निर्माण करता है जिससे छात्र प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित हों, डरे ना। एक ऐसा माहौल बना दे, आप शिक्षक जैसे आप भी लोग पढ़ाते होंगे कहीं न कहीं या फिर कभी पढ़ाएंगे, तो आप लोग एक ऐसा माहौल तैयार करिए बच्चे इससे आपसे डरे ना, बच्चे अपना क्वेश्चन आपसे पूछ सके, बच्चे की जो जिज्ञासा हो आपसे आपसे पूछ के समाप्त कर सके। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या है 28 का डी। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे उपयुक्त है। हाँ, क्या करना है बच्चों में, अधिगम, अधिगम मतलब होता है क्या, सीखना, और सीखने में सुधार करना है, किसने, सीखने में। तो ऑप्शन पढ़िए, नियमित मूल्यांकन किया जाए, हाँ बार बार उनकी परीक्षाएं आयोजित की जाए तब से सही होगा। शिक्षक को विभिन्न एग्जाम्पल्स और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। या फिर शिक्षक को वास्तविक जीवन की स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। तो भैया देखो, सबसे बेस्ट अगर अधिगम को सिखाना है, अधिगम को समझाना है, सुधार करना है, तो सबसे बेस्ट है कि उनके वास्तविक जीवन से संबंधित, व्यवहारिक जीवन से संबंधित बातचीत करने को मदद किया जाए। हाँ, मूल्यांकन अधिगम में सुधार करने का अभिन्न अंग है। मूल्यांकन भी क्या है ना, मूल्यांकन भी एक अभिन्न अंग है, लेकिन लेकिन बच्चे जो होते हैं ना, शिक्षक जो होता है अच्छा निष्पादन कर सकता है। हाँ, इसीलिए हमें चाहिए कि वास्तविक जीवन से संबंधित हम लोग काम करें अपने को, ठीक ना। आगे देखा जाए, इसका डी आंसर होगा 30 नंबर दिया। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है। हाँ, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, मतलब डिसिप्लिन की बात कर रहा है। डिसिप्लिन जो है ना, जब आप सीख रहे होते हैं तो सीखने के वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। किस तरह की मदद करता है, देखते हैं किस तरह की मदद करेगा। बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, चुप्पी साधे रहने के लिए। भाई चुप्पी साधे रहने के लिए डिसिप्लिन नहीं करता है कि आप डिसिप्लिन में रहो एकदम पूरा शांत रहो, निष्क्रिय हो जाओ, नहीं। बच्चे जब एक्टिव रहेंगे तभी सीखेंगे, जब उन्हें निष्क्रिय कर देंगे, आप उन्हें शांत करा देंगे तो नहीं सीख पाएंगे। या फिर शिक्षकों को निर्देश देने में बच्चों को उनके पाठ रट कर याद कराना, ये भी तो गलत होता है। ठीक है, तो भैया क्या होगा, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, हाँ बिल्कुल सही है, मदद करता है ये। जब भी कक्षा अनुशासित रहता है तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रगति करती है। भाई कक्षा में शोर हो, कक्षा में बातचीत बच्चे करें आपस में, हाँ कक्षा में और कुछ हो तो भैया वहाँ पे अधिगम अच्छे से नहीं हो पाएगी। जब कक्षा अनुशासनहीन होगा तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बाधित होगी। ठीक है, चलिए यहाँ से आपका 2018 के पेपर 1, तो पेपर 2 तो हमने पहले करा दिया था, पेपर 1 आज हमने सॉल्व कराया। कल हम करेंगे 2017। अब देखिए अभी हम 20, 21, 22 नहीं कर रहे, वो कब कराएंगे 20, 21, 22, 23 मतलब जून वाला, वो तब कराएंगे जब एग्ज़ाम आपके करीब आएगा। ठीक है, पहले अभी हम 12 तक 13 तक करेंगे। हाँ, 12 13 तक करने के बाद फिर हम उसके बाद प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, और प्रैक्टिस सेट कराने के बाद हम क्या कराएंगे 20, 21, 22 को 23 को अच्छे से सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चा जी, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे जाते जाते। क्लास में जहाँ भी आपको कोई समस्या होती है आप लोग कमेंट करिए। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, जय हिंद।